Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear students, we have completed 3 chapters, chapter number 1, 2 and 3. In this particular lecture, we are going to start a very interesting and basic chapter, and the name of the chapter is Chemical Bonding and its Structure. तो आइए देखते हैं दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 4 एंड देन उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स स्ट्रक्चर. सो नेम पर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है. ठीक है, तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा? फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन सीखी, बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, कितने एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीजें बच्चों हमने सीखी. सेकेंड चैप्टर में हमने क्या सीखा? तो सेकेंड चैप्टर में हमने एटम के बारे में सीखा. इट मीन्स एटम कैसा होता है, एटम का शेप क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है. ठीक है बच्चों. एंड फिर जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में हमने देखा कि पीरियडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन, एंथैल्पी. ओके, अभी इट मीन्स एलिमेंट के बारे में हम सब ने अब तक पढ़ लिया है. अभी ये चैप्टर में हमें पर्टिकुलरली क्या पढ़ना है दोस्तों? तो पर्टिकुलरली ये पढ़ना है कि कोई कंपाउंड फॉर्म होगा तो क्यों कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, तो ये सारे बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होते हैं. बट पहली बात ये हमें सीखनी है, अगर फॉर्म होते हैं तो उनका शेप कैसा होता है, उनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड लेंथ कितना होता है, एंड एटम्स बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं. बहुत सारी थियरीज है तो इसमें हमें देखनी है, बट मेनली इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट. आपको आगे के 3 चैप्टर पक्के आते हैं तो इसमें बहुत मजा आएगा आपको. ठीक है, बट वैसे तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है. आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो बॉन्ड को क्या मैं बच्चों ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूं कि बॉन्ड मीन्स व्हाट, द अट्रैक्शन फोर्स. Bond means simple thing. I can describe it like this, that the attraction force that can bind atoms together. It means जो जिस फोर्स की वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंडेड फॉर्म में रह सकते हैं. इट मीन्स यू नो दैट व्हेन एटम्स विल कंबाइन विथ ईच अदर दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल. It means there must be some attraction force which will bind the atoms together and it is considered as a bond. It is considered as bond. Clear? Okay? And जो ये force है, attraction force है, अभी बहुत ही ध्यान से पॉइंट समझ लेना. The particular attraction force may be bond or force. ये या तो बॉन्ड हो सकता है अट्रैक्शन, या तो खाली फोर्स हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम्स हमेशा एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, वो खाली और खाली बॉन्ड बनाएंगे तभी रहेंगे. ऐसा नहीं है बच्चों. ठीक है, वो कंबाइंड फॉर्म में रह सकते हैं अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है. तो 2 तरीके हैं बॉन्ड में. आप सिंपल कह सकते हो कि भाई अट्रैक्शन फोर्स दैट कैन बाइंड एटम्स टुगेदर, इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, बॉन्ड. एंड ये जो अट्रैक्शन है वो फोर्स भी हो सकता है या तो बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है. ऐसा हमने देखा इधर. Is it clear? Hope this will be clear to you. Okay. अभी बच्चों देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कितने हैं. ठीक है, चलिए अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. ये चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बता रहा हूं आपको. ठीक है, तो दोस्तों 2 टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं. फर्स्ट होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड. बहुत ही ध्यान से समझना इसे. इट इज नोन एज व्हाट, इंटर एटॉमिक बॉन्ड. And the second one is considered as a intermolecular bond. Understood? So you can easily distinguish between these two. One is interatomic bond, other one is intermolecular bond. So I can simply relate it like this, that interatomic bond it means जो atoms के बीच में bond होते हैं उसे क्या कहते हैं, interatomic bond. So I can simply say that it will be between atoms. इट विल बी बिटवीन एटम्स, वो एटम्स के बीच में होंगे, उसे इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, जो एटम्स के बीच में. ऐसे ऐसे कौन से बॉन्ड है जो हमें पढ़ना है? तो उसमें से फर्स्ट बॉन्ड हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है आयनिक बॉन्ड. आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सारी चीजें पढ़ के आए हो, बट हम डिटेल में देखेंगे.
आयनिक बॉन्ड है। फिर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, फिर आता है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। पहले अलग दिखाया गया था, फिर इसको कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ओके। एंड लास्ट में आता है मेटालिक बॉन्ड। लास्ट में क्या आता है, मेटालिक बॉन्ड। क्लियर? ओके, तो इतने जो है हमारे इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एटम्स के बीच में होता है। दोस्तों, आयनिक बॉन्ड के बारे में अब मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूं तो जैसे NaCl के बीच का जो बॉन्ड है, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता है। मैं अभी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो NaCl एक आयनिक बॉन्ड है, तो उसमें क्या होता है, तो आपको पता है Na प्लस होता है एंड Cl माइनस होता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है एंड वो अट्रैक्शन से एक बॉन्ड जनरेट होता है। उस इसलिए जो हम क्या कहते हैं, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इतना हम पढ़ के आए हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? इतनी बेसिक सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों उसे कहते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस हम बात करें H2 की, इसमें दो हाइड्रोजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो सिंगल बॉन्ड क्या है कि भाई ये हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। सो इट मींस द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कंसिडर एज व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, उसमें खाली एक ही एलिमेंट अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इधर एक 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 शेयर किया, इसने भी एक शेयर किया, इसने भी एक शेयर किया। इसमें क्या होता है, एक ही एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो देखेंगे बाद में। ठीक है, ये इसका ही एक टाइप है, कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। IUPAC ने फिर बाद में उसका एक टाइप बना दिया, पहले डिफरेंट बताया था। मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक बॉन्ड हमने देखा था, क्लियर? आई थिंक मैंने आपको मेटालिक रेडियस समझाया था, तब देखा था कि भाई मेटल के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज होते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स वो डीलोकलाइज फॉर्म में कहीं पे भी घूम सकते हैं, इसके चारों बाजू देखा था कि नहीं हमने? ठीक है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मेटालिक बॉन्ड, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये होता है मेटालिक बॉन्ड। तो ये जितने भी इंटर एटॉमिक बॉन्ड थे जो हमें पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी इसकी एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर इसकी एनर्जी देखिए तो ये 200 टू 400 किलो जूल पर मोल जितनी इतनी इसकी एनर्जी होती है। तो ये क्या दिया है सर, किसकी एनर्जी? इट मींस अगर आपको कोई आयनिक बॉन्ड को तोड़ना है, अगर आपको कोई कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, तो आपको कितनी एनर्जी लगेगी? 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी लगेगी। क्लियर? इट मींस क्यों इतनी एनर्जी लगेगी? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसको तोड़ना है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इतनी ज्यादा एनर्जी है। तो आप कह सकते हो जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं, तो ये एनर्जी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं बच्चों। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? क्लियर है? सही है ना? ओके, अभी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड देखते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर किसके बीच में होंगे? तो अपने सिंपल कह सकते हैं कि इट विल बी बिटवीन मॉलिक्यूल्स। वो किसके बीच में होंगे दोस्तों? मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे, एटम्स के बीच में नहीं होंगे। ठीक है, उसमें से पहला टाइप हमें पढ़ना है जो है वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स, उसके 5 टाइप है दोस्तों। उसके कितने टाइप है? 5 टाइप है। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये एक अट्रैक्शन फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। इसे आपको पता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, एक H2 दूसरे H2 के साथ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है उसका। तो ये जो अट्रैक्शन होता है, मैंने वांडरवाल रेडियस समझाया था, थोड़े ही नजदीक आएंगे, थोड़े दूर रहेंगे। ठीक है, आपको याद हो तो इट मींस ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो खाली आपको सिंपल बता रहा हूं। ठीक है, ओके, तो इसे क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एक टाइप है वांडरवाल फोर्स। क्लियर? एंड अभी क्या होता है समझ लेना बहुत ही ध्यान से। दूसरा जो टाइप है, एंड वो टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके भी 2 टाइप होते हैं, मैं इधर लिखता हूं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये हम पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी हम बहुत डिस्कस नहीं करते, बट ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो इट मीन्स एक होता है इंटर एटॉमिक, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर। याद रखना इनकी बॉन्ड एनर्जी में इधर लिख रहा हूं, इट इज अप टू 20 to 40 किलो जूल पर मोल। कितनी होती है? 2 to 40, नॉट 20। ओके, चलो 2 to 40 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स यू जस्ट इमेजिन हियर इट वाज 200 to 400 किलो जूल पर मोल, बट हियर इट इज 2 to 40 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स आप समझ सकते हो, लॉजिक अपना लगा सकते हो कि ये जो बॉन्ड्स होंगे वो बहुत ही वीक बॉन्ड होंगे। उनके बीच में अट्रैक्शन तो होगा, बट उतना पावरफुल अट्रैक्शन होगा नहीं जिसे हम बहुत ही आसानी से तोड़ सकते। खाली 2 से 40 जितनी एनर्जी देंगे, वो इजीली बॉन्ड जो अट्रैक्शन फोर्स है या तो बॉन्ड है वो टूट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये वीक बॉन्ड है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से तो मैं बताऊंगा, इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बट अगर आपको ये दोनों को कंपेयर करने को बोले कि इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कंपेयर टू दिस वीक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे जाते हैं। मैं आपको 4-5 सेकेंड दे रहा हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 एंड 4। ओके, होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने दोस्तों देखा कि केमिकल बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर। उसमें से स्ट्रॉन्ग होता है इंटर एटॉमिक। अभी हम सबको ये सारे के सारे जो है हमें डिटेल में पढ़ना है, बट उससे पहले मैं एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं आप सभी से। ठीक है, कि भाई हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, अभी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट है दोस्तों? 118 एलिमेंट है। एंड आप देख सकते हो, तो उससे जो कंपाउंड बनते हैं, उसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो करोड़ में है। बहुत सारे लैक्स एंड करोड़ ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। क्लियर? सो माय क्वेश्चन इज कि भाई ये अकेले एलिमेंट क्यों अकेले नहीं रहते, क्यों हमेशा वो कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं? तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, तो पीरियोडिक टेबल में वेरी फ्यू एलिमेंट्स, समझ लेना, वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म मीन्स अकेला हीलियम आपको एटमॉस्फेयर में से मिल जाएगा। अकेला हीलियम, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। अकेला नियॉन भी मिल जाएगा। बट अगर आपको सोडियम चाहिए तो सोडियम अकेला नहीं मिलता है, सोडियम किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। आई थिंक आपने 10th स्टैंडर्ड में मेटलर्जी में पढ़ा था। आयरन है तो आयरन कौन से फॉर्म में मिलता है? हेमेटाइट, Fe2O3, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। ठीक है, आयरन पायराइट, वो फॉर्म में मिलता है। इट मीन्स हर एक एलिमेंट एक फिक्स कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। बट ऐसे बहुत ही चुनिंदा आप कह सकते हो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट दैट विच आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, they are not in a combined form. So my question is, they are combining by any of the attraction force. Is it clear? It means these elements are combining by the attraction force that I have already showed you, that simple thing, the interatomic or it may be intermolecular. But my question is, why these elements are combining with each other? ये क्यों एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में है, ये क्यों फ्री फॉर्म में है, एंड ये बहुत सारे कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में क्यों कंबाइंड फॉर्म में है? तो उसका रीजन में 2 थियरीज है। उसमें से मैं आपको ओल्ड थियरी समझा रहा हूं, जो आप अभी तक पढ़ के आए हो बच्चों। ठीक है, तो ओल्ड थियरी क्या कहती है कि भाई हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। हर एक एलिमेंट को अपना क्या कंप्लीट करना होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। उसकी वजह से वो लोग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इट मीन्स मैं सिंपल कह सकता हूं, टू कंप्लीट ऑक्टेट, क्लियर, एलिमेंट्स आर अंडरगोइंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा मानते थे। एंड हमेशा याद रखना कि जब भी वो ऑक्टेट कंप्लीट करते थे तो वो क्या हो जाते थे? स्टेबल हो जाते थे। ओके, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन जाती थी? तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती थी। तो पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था
कि भाई कोई भी एलिमेंट है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसको अपनी स्टेबिलिटी अचीव करनी है, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है। जैसे आइए बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है दोस्तों 11। इसको अगर 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर हम उसको प्रॉपरली अरेंज करें तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 8 एंड 1। ठीक है, तो इसमें मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी आप समझ गए हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये उसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों इसकी टेंडेंसी क्या रहती है, तो सोडियम को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है यार, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो ये क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कोई भी स्पीसीज जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो Na+ बन जाता है। ठीक है, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 2 8। 2 8 मींस ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इसको इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो सोडियम ने क्या किया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अभी जो Cl है हमारे पास 17 है, तो उसके पास 2 8 एंड 7, तो आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो अभी उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये बंदा, इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो गेन कर लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, Cl क्या बनेगा, 2 8 एंड 8 बन जाएगा, एंड Cl- बन जाएगा, क्योंकि कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो Cl- 2 8 8 बन गया। तो ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अभी क्या हुआ कि भाई अभी Na+ है एंड Cl- हो गया। ओके, अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको सिंपल पता है कि इनके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे कम नियर टू ईच अदर एंड बॉन्ड फॉर्म होता है। इट मींस बॉन्ड फॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना था। ठीक है, दोनों को क्या करना था, ऑक्टेट कंप्लीट करना था, इसलिए बॉन्ड फॉर्म हुआ। आइए हाइड्रोजन की बात करते हैं H2 के अंदर। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी ये तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, ये इनको तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, पर उनके पास उतना पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सके, इसलिए ये शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इट मींस ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इन शॉर्ट पहले की थियरी ये कहती थी कि हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबिलिटी अचीव करनी है, एंड ड्यू टू दिस रीजन दे आर अंडरगोइंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। इज इट क्लियर मेरे बच्चों, समझ में आ गया सबको? ठीक है, इज इट क्लियर? बट ये ओल्ड थियरी, तो क्यों नई थियरी आई, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे। तो लिमिटेशन बहुत सारे थे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आयनिक में क्या है लिमिटेशन, कोवेलेंट में लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी ये जो आपने देखा कि 18 ग्रुप एलिमेंट जो है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। बट हमने देखा कि भाई ये कंपाउंड भी पॉसिबल है, XeF4 भी पॉसिबल है, XeF6 भी पॉसिबल है, XeOF4 भी पॉसिबल है। तो हमने तो ऐसा देखा कि भाई जेनॉन के भी कंपाउंड पॉसिबल है। अभी ये तो कैसे हो सकता है कि भाई जेनॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सारे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्यों बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इसके साथ, तो ये क्यों कुछ ना कुछ कर रहा है इसके साथ। क्लियर? इट मींस ये जो थियरी थी वो रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि हमें तो ये 3 कंपाउंड मिले दोस्तों। क्लियर? हमें ये 3 कंपाउंड मिले, इट मींस बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल केस है, मैंने आपको खाली 3 ही बताए। जैसे मैं अभी बताऊंगा क्यों PCl5 है, BCl2 है, बहुत सारे हैं, ठीक है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हो, इसलिए मैंने बताया कि भाई 18 ग्रुप है तो बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करना चाहिए, बट इसने तो बॉन्ड फॉर्म किया। क्लियर? तो इसकी वजह से ये जो फंडा है वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है कि भाई हाँ करेक्ट है, ये सारे केसेस में करेक्ट बैठ रहा है, बट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। तो क्या कंप्लीटली करेक्ट क्या है, तो सर ऐसा कुछ बताओ जो कंप्लीटली करेक्ट हो। तो इसीलिए इसको ओल्ड थियरी कहा गया, इट मींस न्यू मॉडर्न थियरी आई। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे निकलते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैंने जो भी सिखाया। ओके, 1 2 3
एंड 4। ओके, चलिए, तो अभी मैं ये मिटा दे रहा हूं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है। तो पहली नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करना, स्टेबिलिटी। इट मीन सेंटर और आइडिया क्या है, स्टेबिलिटी अचीव करना है। उसकी वजह से ये सब लोग क्या करते हैं भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इतना हमें पता चल गया। अभी न्यू थियरी की बात करते हैं। तो न्यू थियरी हमें क्या बताती है, ठीक है। तो न्यू थियरी हमें क्या बताती है, तो न्यू थियरी ऐसा कहती है कि वो पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये वाली बात थोड़ी समझनी पड़ेगी कि पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए वो लोग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी को समझना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो ये तो के सर फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। तो इन शॉर्ट आप 10th स्टैंडर्ड तक तो पढ़ के आए हो पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं सिंपल कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मैं ये मार्कर को इधर रख दूं एंड ये मार्कर को इधर रखूं, तो ये दोनों पोजीशन में से कौन सी पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ये वाली पोजीशन में कम आएगी। मान लो अगर कोई वाटरफॉल हो रहा है, तो ऊपर वाला जो पानी है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, वो बहुत फोर्स से आ रहा है। बट जैसे ही नीचे गिर गया, ग्राउंड लेवल पे आ गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे दूसरा एक बात बताओ, मान लो एक मैंने रिंग लिया है, रिंग के ऊपर इधर बॉल रखा है एंड रिंग के ऊपर इधर बॉल रखा है, कौन सा, किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कम होगी। ठीक है बच्चों, और आपको पता है ना हर एक सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इन शॉर्ट मैंने ये बताया आपको कि भाई ये लोग बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। समझ लीजिएगा बात, ये इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसे समझना, ठीक है। एंड एक दूसरी बात याद रखना, कोई भी जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात बहुत ही दिमाग में, बहुत ही आपको यूजफुल वाली बात बता दी मैंने। कोई भी एनर्जी होगी वो हमेशा स्टेबिलिटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस मैं कह सकता हूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो भाई हर एक एलिमेंट को अपना स्टेबिलिटी अचीव करना है, तो इसलिए उनको अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या करना होता है, कम करना होता है। एंड इसकी वजह से ये लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक हमारे पास एटम है ए, ओके, इसके न्यूक्लियस है ये, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है। एक दूसरा एटम बी इधर है, ये इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है। तो आप मुझे बताइए सिंपल बात, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो उनके बीच में क्या कोई भी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा? उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स होगा? नहीं होगा। उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी बच्चों, क्योंकि वो लोग दूर है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। आप ऊपर बैठे हो, शांति से बैठे हो, कुछ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो आप दूर हो तो समझ देना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स या तो रिपल्जन फोर्स नहीं है। बट अभी क्या होता है, अभी क्या होता है कि जब हम इन दोनों को नजदीक लाएंगे, तो इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, एंड ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस मैं कह सकता हूं अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में होगा, NaEb के बीच में होगा, एंड NbEa के बीच में भी होगा। Nb इसका इलेक्ट्रॉन, Ea इसका इलेक्ट्रॉन, Eb। समझ में आया? इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स होगा, जब नजदीक आएंगे तब की बात कर रहा हूं। इसके न्यूक्लियस का इसके अट्रैक्शन टूवर्ड्स होगा। ये दोनों में तो अट्रैक्शन है ही,
Na-EA में अट्रैक्शन तो है ही, Nb-Eb में तो अट्रैक्शन है ही, बट जब नजदीक आएंगे तब क्या होगा, तो अब बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आएंगे क्योंकि ये Na एंड Nb के प्रोटॉन के बीच में रिपल्जन भी तो होता है। तो Na-Nb के बीच में रिपल्जन होता है, प्लस Ea-Eb के बीच में भी क्या होता है, रिपल्जन होता है। ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है? ठीक है। इट मीन्स कोई भी एटम के अंदर दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है रिपल्जन फोर्स। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड? तो अगर अगर फिर भी बच्चों समझिएगा बहुत ध्यान से, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये अट्रैक्शन फोर्सेस बताए मैंने, ये रिपल्जन फोर्सेस बताए। अभी मान लो ये एटम एक दूसरे के दूर है, बट फिर भी एटम अपने आप एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। एटम अपने आप एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट यूज कर सकता हूं कि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्जन फोर्स से ज्यादा होगा तभी एक दूसरे से नजदीक आएंगे? ठीक है, कह सकता हूं, कभी कह सकता हूं कि जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा रिपल्जन फोर्स से तभी वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे बच्चों मेरे। ठीक है, सिंपल बात है, फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। ये एटम एक दूसरे के दूर है, उनके बीच में इतने टाइप के अट्रैक्शन फोर्स पॉसिबल है, इतने टाइप के रिपल्जन फोर्स पॉसिबल है, फिर भी ये एटम यहां से इधर आ रहा है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्जन फोर्स से, इसलिए वो नजदीक आ रहा है। ठीक है, सिंपल वाली बात है। ओके, बट एटम एक दूसरे के नजदीक तो आएगा, बट कुछ डिस्टेंस तक आके रुक जाएगा। क्यों? क्यों कुछ डिस्टेंस तक आके रुक गया? क्योंकि इसमें रिपल्जन फोर्स तो है मेरे दोस्तों, उसमें क्या होता है, रिपल्जन फोर्स तो है, यस और नो? ओके, रिपल्जन फोर्स तो है, तो इसकी वजह से ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, इसलिए नजदीक आके रुक जाएंगे। ये जो डिस्टेंस होता है तब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का, उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बॉन्ड लेंथ क्या है ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। 1 2 3 एंड 4। ओके, तो बात अभी ये कर रहे हैं कि भाई हर एक एटम क्यों बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि उसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है, क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से उसे देख लेना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसे देख लेना। तो ऐसा ग्राफ आ रहा है। ओके, तो ये एक ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, तो इधर हमने क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी लिया है, एंड इधर हमने क्या लिया है, आर लिया है, आर लिया है। तो आर क्या है, तो कि भाई आर है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। इट मीन्स ये एक एटम इधर है, ये एक एटम इधर है, ये एटम है ए भाई साहब, ये एटम है बी भाई साहब। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इधर आर जो है इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इट मीन्स इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, डिस्टेंस है, सॉरी, इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो तब जाके आप देख सकते हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, तब जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन रही है, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है यार, बराबर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, जीरो, इधर जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी जीरो रहती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे से दूर है, शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं। बट अगर उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है ऐसे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम मिल रहा है। आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम मिल रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। इट मींस ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, आर नॉट कहेंगे उसे, उसे उसका क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उसे उसका क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर से समझा रहा हूं। ओके, फिर से समझा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा।
ये एटम एक दूसरे के बहुत दूर थे तो उनकी पोटेंशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस में थे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो थी। बट जैसे जैसे ये एटम्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से नजदीक आए ऐसे ऐसे उनकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई। तो अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी और कम होगा तो स्टेबिलिटी तो और बढ़ेगा। ये भी तो स्टेबल है बट ये पोजीशन उससे भी ज्यादा स्टेबल होगी ना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये नजदीक आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे मिनिमम आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये पॉइंट पे आके वो लोग रुक जाएंगे, उससे ज्यादा नजदीक नहीं आएंगे। अगर उससे भी ज्यादा नजदीक लाया जाए तो उनका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू रिपल्जन है, क्योंकि अट्रैक्शन है इसलिए नजदीक तो आ गए। चलो ये पॉइंट तक हम नजदीक तो ला गए, तो ये डिस्टेंस कितना आया, तो ये डिस्टेंस आया आर नॉट जितना। ये आर नॉट जितने डिस्टेंस तक हमने नजदीक में तो ला दिया, ठीक है। अभी अगर इससे भी नजदीक हम फोर्सफुली लाना चाहेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है, सॉरी बढ़ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन शॉर्ट तो ये एक दूसरे के नजदीक क्यों आते हैं, एटम्स एक दूसरे के नजदीक क्यों आते हैं, उनके बीच में क्यों अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि वो लोग अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहते हैं। इट मींस मैं दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकता हूं वो अपना स्टेबिलिटी क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। उसकी वजह से ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस एंड ये रीजन था, तो ये रीजन की वजह से XeF4 का भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो इसमें ऑक्टेट वाली बात नहीं आती है। इट मींस ये आप कह सकते हो ये इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था कि क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो आप अभी क्या बताओगे किसको कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, खाली ऑक्टेट का काम नहीं है भाई, पोटेंशियल एनर्जी भी मेन रोल प्ले करेगा इसके अंदर, कि पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है इसलिए बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था खाली बेसिक इंफॉर्मेशन किसका, तो क्या भाई केमिकल बॉन्डिंग का, बॉन्ड क्यों बनते हैं क्या है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करिए कि सर समझ में आ गया, एंड कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आपको ये ग्राफ पर्टिकुलरली एकदम मैंने 2 बार समझा दिया है तो क्लियर हो ही चुका होगा। अगर नहीं है तो फिर भी बता देना, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। सो ले लीजिए 1 2 3 and 4, okay। So my dear student, thank you so much for your care and concern. Please keep liking the video, commenting the video and please keep sharing the video, okay। hope मैंने जो सिखाया वो आपको समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकेंड पार्ट में हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, ओके बच्चों। सो प्लीज टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बट प्लीज इसको प्रिपेयर करिएगा, इसको बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर करिएगा, कंसेप्ट याद रखना, ठीक है बच्चों। तो अभी हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।